हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हमने एक दो दिन पहले क्लास डिस्कस की थी त्रिभुज की, और उसमें पढ़ाया था आपको त्रिभुज के बारे में कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, किस में कौन सा फार्मूला लगता है, किस में क्या होता है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। आज हम उसी त्रिभुज पे विशेष क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके पेपर के आए हुए हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे पेपर के। जितने भी प्रश्न हैं पेपर के आए हुए ही हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो पेपर में ना आया हुआ हो, और सभी एक अच्छे पैटर्न के प्रश्न हैं, तो सभी लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं होने वाला टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी इसी बेस पे क्वेश्चंस पूछेगा। होने वाले जितने भी पेपर हैं आपके टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, इसी बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। पहला क्वेश्चन कहा है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। हमें एक त्रिभुज जो है उसको नहीं बना सकते हैं। कब नहीं बना सकते हैं? पहली बात तो ये है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा समय आएगा जब त्रिभुज नहीं बनेगा ना। सबसे पहले हमें यही बताना है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो आइए, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है। हमें क्या क्या दिया गया हो तो हम एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, दो कोण और एक भुजा। भैया अगर दो कोण दिए गए हों और एक भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज हमेशा बना सकते हैं। कभी इम्पॉसिबल है कि ना बने, क्योंकि जब भी दो कोण देगा और एक भुजा दे देगी त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, आइए, केवल तीन भुजाएं, अगर भैया केवल तीन भुजाएं दी गई तब भी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। केवल तीन भुजाएं दी गई हो तब भी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। फिर केवल तीन कोण, अगर तीन कोण दे दिए जाए तो त्रिभुज का निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि कोणों के आधार पे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। भुजाएं तीन दे दी जाए, हम उनको कैसे भी जोड़ देंगे त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन जो कोण दे दिया जाए तो कोण के अनुसार त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। कोणों के आधार पर हम त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। वो कौन सा कोण दे, किसी भी कोण को दे तो हम लोग कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, कैसे उसकी रचना करेंगे। तो त्रिभुज में अगर तीन कोण दिए गए हों तब त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, देखिए हमारे त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बना दिया। बात को समझते चलेंगे सभी लोग। उसने कहा त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। 2:3:4 का अनुपात है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने कहा ये वाला कोण 2x है, क्योंकि 2:3, ये वाला 3x है और ये वाला 4x है। उसने कहा है त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, यही तो कहा है। तो त्रिभुज के कोण होंगे, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे हमें ये बताना है। तो भैया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, क्या होता है, क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइए, 2x + 3x + 4x, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180। x बराबर कितना हो जाएगा, 20। 9 दूनी 18 काट देंगे, 20 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण बताइए। तो x का मान यहाँ रखोगे तो 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40। x का मान यहाँ रखोगे 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60। x का मान यहाँ रखोगे 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80। तो त्रिभुज के तीनों कोणों कितने हो जाएंगे, 40, 60, 80 है कहीं पे ऑप्शन में, ये देखिए। तो ऐसा कोण जब भी आपको दे, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे दे, तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दीजिएगा, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सभी कोण को जोड़ के उसके बराबर में 180 डिग्री रख दीजिएगा और x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान निकालने के बाद उसे दिए गए कोणों में ही पुट कर देना, आपका आंसर पेपर में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं टेट में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आइए आगे बढ़े।
20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु के बारे में हमने सबको डिस्कस किया है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, ए को हम लोग भुजा कहते हैं, भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या दिया गया? 20 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो भुजा क्या दिया गया? 20 सेंटीमीटर। तो एक की जगह पे 20 रखोगे तो 20 का स्क्वायर मीन्स 20 गुणे 20, 20 का 2 बार गुणा कर दो, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, हमें भुजा दी गई है और भुजा का स्क्वायर कर देंगे और हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा क्या? 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है सभी लोगों को? यहाँ तक कोई परेशानी है? हमने लिखा 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने सीधे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला उठा लिया क्षेत्रफल का। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा मीन्स 20, 20 का स्क्वायर मीन्स 20 गुणे 20, 20 गुणे 20। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए। आइए, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है? पहली बात तो ठीक है, हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है, एक 5, एक 12 और एक 13। ठीक है, कहा है समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब सब लोग बात को समझना, मेरी एक बात को। हम लोग आंसर कैसे कैंसिल आउट करेंगे इस बात को समझना। समबाहु त्रिभुज होता तो सभी भुजाएं आपस में क्या होती? बराबर होती। समबाहु त्रिभुज होता तो सभी भुजाएं आपस में क्या होती? बराबर होती। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि भुजाओं की लंबाई दे रखा है क्या? 5, 12, 13। और समबाहु त्रिभुज होता तो सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती। दूसरी बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। कोई दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। ये भी कट गया, समबाहु त्रिभुज भी गया। दो आंसर तो मेरे कट गए। अब बचे क्या? दो, एक अधिक कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का मेथड क्या है? आपको हमने बताया था अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में कि C² इज ग्रेटर देन A² प्लस B² और C² इक्वल टू A² प्लस B² और C² इज लेस देन A² प्लस B²। यही तो बताया था। ये मेथड हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। ये हमने आपको पढ़ाया था, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ये सभी कुछ पढ़ाया गया था आपको। तो इससे हम लोग सेट चेक कर लेते हैं कौन सा अधिक कोण त्रिभुज होगा, कौन सा न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक कौन सा समकोण त्रिभुज होगा। जो लोग आज क्लास ज्वाइन किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली क्लास हमारी हमारी त्रिभुज की क्लास जरूर आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि कैसे अधिक कोण त्रिभुज पहचानेंगे, कैसे समकोण त्रिभुज पहचानेंगे, कैसे न्यून कोण त्रिभुज पहचानेंगे, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों भुजाओं का वर्ग करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। दो बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग, दो बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, अगर तीसरी भुजा के वर्ग के क्या है? बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि बड़ी भुजा के वर्ग के आपस में बराबर हैं, तो दिया गया त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। बात क्लियर है सभी लोगों को? अगर अब बहुत सारे बच्चे 5, 12, 13 देखते ही आंसर मार दिए होंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ट्रिपलेट तैयार होते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है इसके बारे में हमने कहा था आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वेट करिए, आज ट्रिपलेट जरूर डिस्कस किया जाएगा ना। आइए
24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं क्या होगी? ठीक है, कोई परेशानी नहीं भैया, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, बात को समझ लो बस। एक समकोण त्रिभुज है ये ABC, और इसका आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर है। बेस आपको दिया गया है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं बतानी है और त्रिभुज का परिमाप कितना है? 60। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, आइए बात को समझना आप सभी लोग। तो तीनों भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये भुजा हमारी A है, ये भुजा हमारी B है और ये भुजा हमारी C है। इन तीनों का जो योग होता है वो हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप कितना है? 60। हमें B दिया गया है 24, तो A प्लस C बराबर हो जाएगा 60 माइनस 24, मीन्स 60 से 24 घटा दो 36। A प्लस C का मान जो आना चाहिए वो 36 आना चाहिए। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझते चलना। आंसर सेकेंडों में आ सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको आगे आपको समझाने का प्रयास करें, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना। अब हमारे पास A प्लस C जो है वो 36 है, B आपको पता है 24 है, ये 24 है, और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। तो 24 किसका ट्रिपलेट में जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। 24 किसके ट्रिपलेट में जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रिपलेट होता है 24 10 26 का, 24 10 26 का। और देखिए उसने कहा है त्रिभुज की शेष दो भुजाएं क्या होंगी, तो शेष दो भुजाओं का योग कितना आ रहा है? 36। तो देखो शेष दो भुजाओं का योग 10 और 26 36। तो ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो वाला त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए चेक करते हैं। 24 का स्क्वायर 576, सॉरी 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 26 का स्क्वायर 676, और 576 में जब 100 जोड़ेंगे तो 676 बराबर 676। मीन्स दिया गया त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और उसने कह रखा है समकोण त्रिभुज, तो आपको ऐसे अगर ट्रिपलेट तैयार होंगे तो आप 24 10 26 सेकंडों में आंसर लगा दोगे। तो ट्रिपलेट के लिए हमारी PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट वाले लिखे हुए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि यहीं से पेपर में ट्रिपलेट पूछ लिए जाएँ। ठीक है, तो ये 24 और ये 10 और ये 26, ये हमारा समकोण त्रिभुज की अगली दो भुजाएं आ गई। अगर बेटा ट्रिपलेट तैयार होता ना तो इस क्वेश्चन में ये भी नहीं करना पड़ता। हम 24 देखते, 10 देखते, 26 देखते और आंसर लगा देते ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमेशा ट्रिपलेट फॉलो करता है। समकोण त्रिभुज हमेशा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। अगर ये दिया गया बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज होगा और हम तुरंत भुजाएं निकाल लेंगे। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है? हमें लग रहा है ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ गया है, शायद आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो। कोई परेशानी तो नहीं हो रही इसमें? अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही तो पूछ लीजिए, बताइए। कुछ बताना है हमें? नहीं बताना है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस बात को ध्यान रखिएगा, सत्य की बात किया है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। बात को समझना, इसकी लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। लेकिन इसने एक लैंग्वेज लगाई, क्या? समस्त कोण सदैव, समस्त कोण सदैव, सदैव का मतलब हमेशा न्यून कोण होते हैं, इम्पॉसिबल है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण नहीं हो सकते, कभी कभी होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज में। तो समस्त कोण सदैव किसी भी त्रिभुज में न्यून कोण नहीं हो सकते, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, एक कोण सदैव समकोण होता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, मतलब वाकई में मतलब लड़का क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए। दूसरा ऑप्शन जो आपको बनाया है, एक कोण सदैव समकोण होता है, इम्पॉसिबल है।
जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी हमारा एक कोण समकोण होगा, इसके अलावा कभी भी समकोण नहीं होता। और इसने लिखा क्या, एक कोण सदैव समकोण होता है, इम्पॉसिबल, एक कोण सदैव समकोण नहीं हो सकता, सदैव नहीं हो सकता। हाँ ये है कि जब न्यून कोण जब समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण समकोण हो सकता है। आगे बढ़ो, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, सदैव, बस इसकी लैंग्वेज यहीं पे गड़बड़ा रही है, सदैव जो लिख दे रहा है। एक कोण सदैव अधिक कोण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें कोण अधिक कोण कहाँ होता है, उसमें तो सभी न्यून कोण होते हैं, तो सदैव अधिक कोण नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। हाँ कभी कभी क्या कहते हैं अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण जरूर होगा ना, लेकिन ये जो लैंग्वेज लगा रहा है एक कोण सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, हमेशा का मतलब कोई भी त्रिभुज बनाओ उसमें एक अधिक कोण जरूर होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये सही है। कोई भी त्रिभुज आप बनाएंगे आपको एक कोण सदैव न्यून कोण जरूर मिलेगा, चाहे आप समबाहु त्रिभुज बना लो, चाहे आप विषमबाहु त्रिभुज बना लो, चाहे आप समकोण त्रिभुज बना लो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज बना लो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज बना लो, आपको एक कोण सदैव न्यून कोण मिलेगा। तो ये वाला आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चनों को बेस्ट क्वेश्चंस में डाल लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न रिपीट जरूर होंगे टेट और सुपर टेट में। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ा जाए, आइए देखिए फिर वही पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना इंपॉर्टेंट है त्रिभुज के लिए आप नहीं समझ सकते हो। जब आपके पेपर में बार बार पूछा जा रहा है तो हम इसको क्यों छोड़ें। तो ये जब पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान रखिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जरूर डलवा देंगे, आप सभी लोग उसको रट लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपके टेट और सुपर टेट में वहीं से प्रश्न आ जाएगा आप में पाइथागोरस ट्रिपलेट का। थोड़ी सी लाइट की कमी आ रही थी ना, देखो हमने बढ़ा दिया। हमें महसूस हो जाता है कि आपको कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं। चलिए आइए, आप पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात करना है इनमें, और कहा है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट पता भी करना है और जिसकी जो सबसे छोटी संख्या क्या है वो 8 होनी चाहिए। 8 से छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे मैं बताता हूँ, आप मेरी बात को समझना। इसमें जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बन जाए तो हम उसे कह सकते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और यही हमारा समकोण त्रिभुज है ना, यही हमारा समकोण त्रिभुज होता है। आइए अब समझते हैं बात को। क्या है पहला ऑप्शन 8, 15 और 17, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। चलो चेक करो, 8 8 64 और 15 15 225 और 17 का स्क्वायर 289, 4 5 4 9 6 2 8 2, 289 बराबर 289। मीन्स पहला वाला तो ट्रिपलेट हो सकता है, पहला वाला ट्रिपलेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने कहा जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा। बेटा पेपर में इसे चेक करने का एक ही ऑप्शन है, स्क्वायर करके जोड़ना, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, हमेशा ध्यान रखना। अब आप सोचोगे सर जी इसमें आधार आपने इसको क्यों माना, लंब इसको क्यों माना, कर्ण इसको क्यों माना, हम इसको आधार मान लें, इसको लंब मान लें, इसको कर्ण मान लें, इम्पॉसिबल। आपको ध्यान रखना है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है या वो समकोण त्रिभुज बन सकता है। वहां से बात रखना याद, क्या दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के योग, हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। बात समझ गए सभी लोग ना, आप समझिएगा। अब बहुत सारे बच्चे एक चीज और चेक करेंगे, क्या ये वाला डी वाला, डी मीन्स 36, 8 8 64 बराबर में 10 का स्क्वायर 100 और 100 बराबर 100। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी डी वाला भी तो आंसर बन सकता है, ए वाला भी बन सकता है। ये दोनों तो बनेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों ट्रिपलेट फॉलो नहीं करेंगे, ये दोनों ट्रिपलेट फॉलो नहीं करेंगे।
अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन कि सर जी ये लगाएं कि ये लगाएं। भैया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो ना, दोनों ट्रिपलेट है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होगा। क्या पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। मीन्स वहाँ पे जो नंबर हैं 3 नंबर दिए गए हैं उसमें सबसे छोटा नंबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं बनाओगे। सबसे छोटा नंबर 8 है तो सबसे छोटा नंबर 8 यहाँ पे है। ऐसे लैंग्वेज समझो भैया, अगर लैंग्वेज नहीं समझे ना तो पेपर घुमा के फेंक देगा तुम्हें। तो इसलिए थोड़ी सी पेपर की जो लैंग्वेज होती है थोड़ा सा हमें समझना होता है अच्छे से। अगर आप लैंग्वेज समझ गए ना तो तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2, समझिएगा ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 4.2, 5.9 और 8.1 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ये 4 भुजाएं हमें दी गई हैं और पूछा है कि कौन सी 3 भुजाएं लेकर हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग के क्या हो, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो दी गई तो वो त्रिभुज का निर्माण संभव होता है। 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग, अगर हम ये 3 भुजाएं ले लें, ये 3 भुजाएं ले लें तो 2 छोटी भुजाओं का योग 1.2 प्लस 4.2, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के बराबर हो तो क्या बराबर होगा, 2 2 4, 4 1 5, 5.4 और 5.9 बराबर नहीं है, तब त्रिभुज का निर्माण इन 3 भुजाओं से नहीं होगा। अब अगर ये 3 भुजाएं ले ली जाएं, ये 3 भुजाएं ले ली जाएं, ये वाली 3, तो 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग क्या हो, तीसरी भुजा के बराबर हो। 9 2 11 और 5 4 9, 9 1 10, 10.1 बराबर 8.1, तब भी बराबर नहीं है, तब भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। हमने क्या ले लिया, एक बार 1.2, 4.2, 2 2 4, 4 1 5 और 5.4 बराबर 5.9 बराबर नहीं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। फिर हमने ये 3 भुजाएं ले ली, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दीजिए, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 10.1 इज नॉट इक्वल टू 8.1, कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट मुझे ध्यान देने दीजिए। 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और हाँ ठीक है, हाँ ये गलत हो रहा है, मैं समझ गया क्या गलत हो रहा है। 1 मिनट बेटा, अब समझना, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरी बात भूल गया, मैं कुछ और बोल गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझो। 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये 5.9 से बड़ा है, नहीं बना है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, फिर इन 2 भुजाओं को ले लो, 4.2 को ले लो और 5.9 को ले लो और 8.1 को ले लो। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 9 1 10, 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 10.1 8.1 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है तब त्रिभुज का निर्माण संभव है। मीन्स इन 3 भुजाओं को लेने से हमारा त्रिभुज बन सकता है। बात को समझते चलना भैया, एक पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में कि 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 2 छोटी भुजाओं का योग
लैंग्वेज समझिएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी हम इसको रोक दें, अब हम ये दो भुजाएं ले लें और देख लें इससे बड़ा है। हमने कहा है दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इस लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, तब एक ही त्रिभुज बनेगा, दूसरा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आंसर में आएगा 1। अब आप कोई भुजाएं लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दो छोटी भुजाएं और एक तीसरी बड़ी भुजा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहो कि सर जी हम इसको और इसको जोड़ दें तो देखिए इससे बड़ा हो जाएगा, ना, ये गलत हो जाएगा। आपकी लैंग्वेज है, हमने जो नोट में लिखाया है वो ध्यान रखिएगा। दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो कितने त्रिभुज बनेंगे? एक। आप चेक करिएगा, देखिएगा एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी? फिर वही प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी? और समकोण त्रिभुज की भुजाएं तभी आप पता कर पाओगे कौन सी हैं, जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो। ये पता हो जाए तभी हमें पता चलेगा कि वो समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो, तभी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तब पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो आइए पहले भुजा लीजिए 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 85। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी कुछ और नहीं। आपको चेक ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। आइए चलिए 84 का स्क्वायर, 4 चौको 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 4 8 32, 32 दूना 64, 1 65 का 5 हासिल लगेगा 6, 8 28 64 और 6 70 प्लस 13 3 169, 85 का स्क्वायर 25 और 8वां 72। जोड़ दीजिए 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 5 11, 1 12 का 1, सॉरी हमें लग रहा है ये कुछ गलत हुआ है। 4 चौको 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 4 8 32 और 32 दूना 64 और 1 65 का 5 हासिल लगेगा 6, 8 28 64 से 70, ठीक है। 70 56 में क्या जोड़ना है? 169 जोड़ना है। 9 6 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 6 5 11 1 12 2 हासिल लगेगा 1, यही तो आएगा 7225। और देखिएगा दो छोटी भुजाओं को वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तब समकोण त्रिभुज बन जाता है। ऐसे चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा समकोण त्रिभुज का कोई भी उपाय नहीं है। और हम कोशिश करते हैं, अच्छा देखते हैं शायद कुछ बनी जाए मेथड, तो अगले वीडियो में हम बता देंगे कि हाँ कुछ और क्या हो सकता है। अभी तो मुझे नहीं ध्यान है कि कुछ और भी हो सकता है, अभी सिर्फ हमको इतना ही ध्यान है कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, तभी समकोण त्रिभुज बनेगा और वही समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो अभी तो हमें चेक ही करना पड़ेगा, वर्ग करके जोड़ के चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ भी क्या हो सकता है, तब बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देख के बताते हैं आपको कि कुछ अगर संभव है तो हम बात करते हैं इसके बारे में। आइए, अभी तो इतनी बात समझ में आ रही ना, ये ट्रिपलेट है, अभी ट्रिपलेट ही ध्यान रखो। आइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर कह सकते हो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि उसकी ऊंचाई, हमने कहा ये एक त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज ही बनाए दे रहे हैं, हमें उम्मीद है क्योंकि 8 है तो समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। इसका आधार दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखा है, ये 8 दे रखा है। ये त्रिभुज है ABC। ये ऊंचाई हमारी कितनी है? 8 है, ठीक है। हमें आधार निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इक्वल टू 48, ठीक है। हमें क्या दिया गया है? ऊंचाई दे रखा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इक्वल टू 48। ये कटेगा 2 चौको 8, फिर ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बेस कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर।
मीन्स आधार कितना हो जाएगा उसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। देखो आ भी लिखा हुआ है, ऑप्शन में आ लिखा हुआ है, हिंदी में टाइप हो गया आ मीन्स आधार ना, आंसर देखो पहले ही पता था हमें नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस वाले में देखा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई दी गई तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई और आधार सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। अप्रॉक्स ऊंचाई और आधार की बात हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, इसलिए हमने सीधे समकोण त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लगा दिया। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और आंसर निकाल लिया। चलें आगे बढ़ा जाए। सभी को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। सभी लोग समझते चलेंगे। और समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 400 √3 = √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो दे रखा है। √3 से √3 कट जाएगा ना, इस 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 चौको 1600 = a²। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा 1600 पे = a। तो यहाँ से अंडर रूट 1600 से क्या बाहर आएगा? 40 बाहर आएगा। मीन्स समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 40। हमें परिमाप ज्ञात करना, परिमाप क्या होता है? 3a, तो 3 × 40 4 3 12 120 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया 120 सेंटीमीटर। और भैया जिसको अंडर रूट नहीं निकालना आता है वो हमारी बेसिक मैथ की क्लास एक बार वॉच कर ले, और 100% उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक अगर स्ट्रांग हो गया तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों को बेसिक नहीं स्ट्रांग है वो हमारी ऑनलाइन क्लास देख लें और अपना बेसिक स्ट्रांग कर लें, और जिससे कि आपको ये अंडर रूट निकालना आ जाए ना। ये थोड़ी सी समस्याएं हैं जो आपको विषम परिस्थितियों में भी आपकी काम देती हैं हमारी बेसिक मैथ वाली, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपकी पढ़ाई उचित तरीके से चलती रहे ना। क्योंकि टेट, सुपर टेट, SSC, GD, UPSI ऐसे हमारे सभी पेपर बहुत नज़दीक हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी चाहिए जो सिलेक्ट है कि ये पेपर में आ सकती हैं। हमने बहुत सारे प्रश्न ऐसे पढ़ाए जो इस बार रीट के पेपर में बहुत सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए पूछे गए। हमें बहुत खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न पेपर पूछ रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर ही पेपर सॉल्व करते हैं। आपको भी हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, और पेपर हमेशा अप्रॉक्स अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। तो नए क्वेश्चन तैयार करने से बेहतर है कि सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से स्टडी कर लें और एनालिसिस कर लें। एनालिसिस करने के बाद हम उसे अपने माइंड में सेट कर लें कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आइए, ये बात समझ गए सभी लोग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उत्पल हमने इससे पहले वाली क्लास में सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जाके पहले समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की एक क्लास जो इससे पहले अपलोड हो चुकी है उस क्लास को जरूर वॉच कर लें, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको एक भी % की परेशानी नहीं आने वाली मैथ में जब तक हम आपके साथ हैं। आइए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई ये h है, ये हमें दे रखा कितना 3√3। आपको पढ़ाया गया है फॉर्मूला, जब h दिया गया हो तो a/h = 2/√3, ये फार्मूला पढ़ाया गया था। क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? अपनी भुजा निकाल सकते हैं। a/h = 2/√3 से हम डायरेक्ट अपनी भुजा निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज की, और जब भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। आइए, a/h = h की लंबाई रख दी जाए, हाँ, a/3√3 = 2/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। मीन्स समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। आइए, √3/4 भुजा का स्क्वायर का मतलब भुजा का 2 बार मल्टीप्लाई, 6 × 6, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 2 तिहाई 6, तो ये 3 त्रिका 9, 9√3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर
है स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। बताइए कोई परेशानी आपको कहीं पर, कोई दिक्कत भैया? किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हम आप आशा करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उचित जवाब दे पाएंगे। अगर कहीं पर कोई भी प्रश्न आपको डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट है आप सोल्यूशन ले सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर, ठीक है? कोई परेशानी इसमें, आगे बढ़ा जाए। ऐसे बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत कठिन प्रश्न में नहीं गिना जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर हैं को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने पर लागत क्या आएगी? भैया ऐसा प्रश्न में सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। 72, 30 और 78 सेंटीमीटर हैं तो को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या आएगी? सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि दिया गया त्रिभुज कौन सा है, 72, 30 और 78। अगर दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। देखिए समबाहु त्रिभुज तो है नहीं क्योंकि इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया? क्षेत्रफल बराबर होता है √S, S - A, S - B, S - C। S क्या होता है? अर्ध परिमाप, मीन्स सभी भुजाओं का योग करके बटे में 2 कर दोगे, हमारा अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले आप चेक कर लो ये समबाहु, ये वाला जो त्रिभुज है, ये जो दी गई भुजाएं हैं, भुजाओं से ही पता चलता है ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या कौन सा त्रिभुज है। समबाहु तो है नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक है? यही में से तीनों में से एक होगा, जो होगा उसका क्षेत्रफल लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, चलिए चेक करते हैं। 72 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 सती 14, 14 दूना 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 सते 49, 2 5184। और 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900 इक्वल टू 78 का स्क्वायर 8 अठाई 64 का 4, 8 अठाई 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 सते 56, 56 दूना 112, 56 दूना 112 और 6 हासिल था 12, 8 मतलब आ गया 11, 8 अठाई 64, 56 दूना 112, 118, 118 का 8 हासिल है 11, 7 सते 49, 49 1 50 और 1 51। ये समबाहु त्रिभुज नहीं लगते, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। 78 का स्क्वायर 8 अठाई 64 का 4 हासिल लगेगा 6, 8 सते 56 और 56 और दूना 112 और 6 118 का 8 हासिल लगेगा 11, 7 सते 49, 49 और 11 49 1 50 सॉरी 49 1 50 और 11। देखो जिसको स्क्वायर करना नहीं आता वो इस समय मैं नहीं सिखा पाऊंगा। स्क्वायर की मैंने क्लास डाल रखी है आपके चैनल पे, आप सभी लोग जाके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट सारे रूट सीख लीजिए। कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, सारी क्लासेस बेसिक वाली पड़ी हुई हैं। देखिए 20-20 क्लास में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको बार बार नहीं सिखा पाऊंगा। आप उन चीज़ों के लिए हमारी बेसिक वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया 6184, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 6184 आ रहा है, 9 1 10, इसको जोड़ी 9 1 10 का 0 हासिल लगा, ये तो 60, हमने कुछ गलत जोड़ा हम मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 सते 49, 49 में 11 जोड़ दो 9 1 10, हाँ ये 6084 आएगा। चलिए ये देखिए ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा। 6084 इधर है और 6084 इधर है, आप चेक कर लेना अपने मोबाइल से ना, मोबाइल का नाम ले लो, तुमको तो बहुत खुशी मिलती होगी कि तुरंत लाओ अच्छा स्क्वायर निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करिए, और हमने स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारी क्लासेस डाल रखी हैं और सिखाया बहुत अच्छे से, आप जाके एक बार चेक कर लेना। अब जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो सेकेंड्स में। कैसे? 1/2 आधार कितना है 72, गुणे ऊंचाई कितनी है 30, 72 को गुणा कर दो 36 दूना 72, 30 से गुणा कर दो 3 6 18, 3 3 9, 1010 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात समझना, कह रहा को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्च क्या आएगा? 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब हमें रुपए निकालना है, रुपए निकालना है कितने रुपए खर्च होंगे, तो क्षेत्रफल गुणे लागत कर दीजिए, आपका रुपए निकल आएगा। क्षेत्रफल कितना है 1080, लागत क्या है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। हमें रुपए में चेंज करना है, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि
2 8 16, 2 1 9 2, कितने रुपए लगेंगे? 216 रुपए। आ गया आंसर। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों इस प्रश्न में हमें ये चेक करना आवश्यक है कि ये दिया गया त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। एक मिनट पानी पी लूँ फिर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें आपको ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि दिया गया प्रश्न में जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमने इसकी भुजाएं जैसे ही देखी तो मेरा माइंड एक बात किया कि समबाहु त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। तो दूसरा चीज़ हमने चेक किया ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो जब ये वर्ग का योग बराबर आ गया तो दिया गया त्रिभुज कितना आ गया? समकोण त्रिभुज आ गया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब जब हमें क्षेत्रफल पता चल गया तो उसमें लागत दिया गया 20 पैसे वर्ग मीटर और आंसर दे रहा है रुपए में। ठीक है, तो इसके रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक, अब आइए, अब उसने कहा 1080, हमने 1080 को 20 से गुणा किया, यहाँ से हमें पैसे में निकल आता, हमें रुपए में जाना तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारे रुपए निकला है 216 रुपए का खर्च आया। आगे बढ़ें, चलिए आज आप समय ले लिए बहुत ज़्यादा। अब देखिए फिर 8 15 17 अभी इससे पहला वाला ही क्वेश्चन है ये, आप पीछे देख लीजिएगा। ये ट्रिपलेट पूछा है, फिर से पाइथागोरस ट्रिक की बात किया है तो 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है, आप याद कर लीजिएगा। कुछ ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे 8 15 17 वाला, 11 60 61 वाला, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 24 10 26 वाला, ये सब महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं। 3 4 5 वाला, 5 12 13 वाला, ये ऐसे ट्रिपलेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। ये देखते ही आपके पेपर में आंसर सही हो सकता है। ट्रिपलेट जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज को फॉलो करते हैं। अभी हम इसकी एक पीडीएफ डलवा देंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट की लगभग 10-12 ट्रिपलेट उसमें लिखवा देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। आप उन्हीं को तैयार करिएगा, ठीक है। और ट्रिपलेट निकालना भी आसान है। छोटी भुजा, दो छोटी भुजाओं का वर्ग हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो दिया गया समकोण त्रिभुज है या पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आपको निकालना भी आसान है लेकिन आपको जो उचित लगे आप वो करना। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना, इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है। ये आ गया, ठीक है। अब क्या कहा? उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मीन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से अगर हमें भुजा पता चल जाए तब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, हमने लिख दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना होता है, परिमाप को दोगुना कर दिया, ठीक है। आइए अब चेक करिएगा, यहाँ से काटिए पीटिए, देखिए क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। किसको कहा है दोगुना होता है? संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना होता है। अच्छा, क्षेत्रफल दोगुना होता है, सॉरी। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना होता है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं, चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, इतना चीज कट गया, बचा क्या? √3/2 इक्वल टू ए, सॉरी √3/2 a इक्वल टू 3, यही तो बचा। हम इस 2 का गुणा इधर कर दें, a बराबर 6/√3, ये हम कह सकते हैं कि हमारी भुजा आ गई। अब भुजा क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर मीन्स 6/√3 गुणे 6/√3, ठीक है। काटो, √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9/√3, 3√3 आंसर आ रहा है। कुछ तो है,
मिस्टेक है इसमें। एक मिनट बेटा, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज मिस्टेक कर रही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्या सम। अच्छा, इसके बाद हम इसको लेते हैं, एक मिनट सॉल्व कर लें, क्योंकि एक बार कोई भी गलत होने के बाद दोबारा जल्दी सही नहीं होता। चलो पहले इसको देख लो, फिर उसको बताते हैं। क्या कह रहा है, एक आयत जिसका आयाम 4 और 2 सेंटीमीटर है एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है, इस प्रकार बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, बात को समझ लेना, सॉरी एक आयत है, एक आयत से क्या बनाया जाता है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। मीन्स इन दोनों के परिमाप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 होता है। भैया देखो, जो आयत की लंबाई चौड़ाई होगा, मतलब जो इसका परिमाप होगा, जो इसकी भुजाएं दी गई हैं, इन भुजाओं से ही तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो दोनों के परिमाप आपस में बराबर होंगे। भैया जो तार की लंबाई है उससे हम आयत बना दें, या उसी तार की लंबाई से हम त्रिभुज बना दें, या उसी तार की लंबाई से हम वर्ग बना दें, तो वो तार की लंबाई तो सेम ही है ना। अगर हमने कह दिया कि एक 22 सेंटीमीटर लंबा तार है, 22 सेंटीमीटर लंबे तार से सबसे पहले हमने आयत बनाया, फिर उसी 22 सेंटीमीटर लंबे तार से हमने वर्ग बना दिया, फिर उसी 22 सेंटीमीटर लंबे तार से हमने त्रिभुज बना दिया, तो उस तार की लंबाई हमेशा बराबर है। मीन्स दिए गए जितने भी वर्ग होंगे या आयत होगा या त्रिभुज होगा, उनका परिमाप हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, परिमाप हमेशा आपस में बराबर होगा। तो आइए अब क्या क्या दिया गया सुनिए। आयत के एक दिया गया 4 और एक दिया गया 2, तो 2 4 + 2 = 3a, 4 2 6 6 दूनी 12, 12 = 3a, 3 चौको 12, a = 4। मीन्स समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, भुजा बराबर 4 आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा स्क्वायर मीन्स 4 × 4, 4 से 1 4 कट जाएगा, 4√3 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान था, बहुत कठिन नहीं था। ध्यान रखना, लेकिन किसी भी तार से कोई भी त्रिभुज बनाया जाए या वर्ग बनाया जाए तो उनका परिमाप आपस में बराबर होता है, क्योंकि तार की लंबाई तो समान ही है, ऐसा तो है नहीं तार की लंबाई डिफरेंट है। आगे बढ़ाया जाए, कोई समस्या है यहाँ पे। चलिए फिर दिया गया एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना 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 है। अब देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, अभी तक कोण दिया जाता था, अब भुजाएं दी गई 5x 2x और 1x, और इसका परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग 5x + 2x + x = 88। तो 5 2 7 1 8, 8x = 88, x = 11, 8 × 9 8, 8 × 9 8, x का मान 11 आ गया। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, सबसे बड़ी भुजा मीन्स 5x, तो 5 × 11, 11 × 5 = 55 सेंटीमीटर हमारी सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी। बताइए कोई परेशानी, कोई समस्या आपको यहाँ पे? बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को। अभी जब कोण का अनुपात देता है, जब कोणों का अनुपात देता है तो हम बराबर में 180 रखते हैं, और जब परिमाप देगा भुजाओं का अनुपात देगा, जब परिमाप देगा तो भुजाओं का अनुपात देगा। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होता है। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं। कह रहा है, आइए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में, दिखाई दे रहा सभी लोगों को। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तथा उनके आधारों का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। देखिए क्षेत्रफल एरिया 1 एरिया 2, 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस B2 इंटू H2 लिख दो, क्योंकि अलग अलग त्रिभुज हैं दोनों, इसको B1 और H1 रख दो। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया उसको पुट कर दो। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया, A1/A2 दिया गया 1:2, ये 1/2 से 1/2 काट दो। उनके आधार दिया गया B1 और B2 दिया गया कितना 3/4। उनकी ऊंचाई पूछा है, मीन्स H1/H2 पूछता है हमसे, यही तो पूछा। ये 2 दूनी 4 काट दो, इस 2 का गुणा इधर कर दो और इस 3 का गुणा इधर कर दो, तो आ जाएगा H1/H2।
मीन्स 2/3 मीन्स 2:3। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन कहा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, हमने A1/A2 ले लिया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बहुत लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज ही क्यों लिया? क्योंकि उसमें उनके आधारों का अनुपात दिया गया, उनके ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है और समकोण त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसीलिए हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। ठीक, अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया 1/2, हमने 1/2 रख दिया। B1 और B2 उनके आधार का अनुपात दिया 3:4, 3/4 रख दिया। H1 और H2 उनकी ऊंचाइयों में अनुपात पूछा था, हमने निकाल लिया 2:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर वैसा ही प्रश्न है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। अब समबाहु त्रिभुज लिख दिया, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:64 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? मतलब वाकई में मानना पड़ेगा इसको, ये कहाँ से कहाँ घुमा दे रहा है, लोग समझ नहीं सकते इस बात को ना। दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 36:64 दिया गया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं, बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लगा के आंसर करिएगा, हम देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। जब आप नहीं लगा पाना तो कल हमें मैसेज करना, तब हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके बताएंगे। देखते हैं कितने प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, ये पेपर का आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं और कितने नहीं लगा पाते हैं। पढ़ाने के बाद तो कम से कम लगा ही सको, उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, और ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जैसा जैसा प्रश्न कहा है वैसे वैसे हमें समझना है। आओ इधर आ जाओ भैया, ठीक है। समझिए, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा? किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा? √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का 3, 4, 5 मीन समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर एक आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो हमने सबके क्षेत्रफल लिख दिए, बस आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ निकालना है, क्वेश्चंस को पुट करना है। यहाँ पे 2.5 और 2 है तो 2.5 गुणे 2 तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल आ रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे आ जाओ, 1/2 आधार कितना है? 3 गुणे 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 भुजा स्क्वायर मीन्स 4 चौको 16, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4√3, यहाँ पे 4√3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आओ, √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त πr² 22/7 और r² में √2 का स्क्वायर में 2 तो 22 दूना 44/7, 7 से काट दो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और फिर 6 जाएगा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56। मीन्स यहाँ पे आएगा 6.28। देखो हमने सारे क्षेत्रफल निकाल दिए। उसने कहा था कि निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा? सबसे पहले वृत्त दिया, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। त्रिज्या दे रखा है √2 सेंटीमीटर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा और 22 दूना 44/7 काटने पे 6.28। ठीक है, फिर एक समबाहु त्रिभुज दिया जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया 4√3 सेंटीमीटर। फिर 3, 4, 5 दिया, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट है तो समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। निकाल लिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत दिया गया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आया? इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा। अब समझना, ऐसा प्रश्न दे के वो आपसे सब कुछ जान लेगा, ऐसा प्रश्न दे के वो आपसे सब कुछ जान लेगा।
कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई नहीं की। देखो त्रिभुज भी पूछ लिया, देखिए वृत्त भी पूछ लिया, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, भुजाओं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, आयत के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा प्रश्न देके वो एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन को आपसे पूछा है, क्योंकि आपको यहाँ सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाने पड़ गए। यहाँ पे आपने आयत का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पे आपने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पे आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पे आपने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं ऐसा प्रश्न आपके पेपर में जरूर आए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछने से बच्चे के पास कितना ज्ञान है, किस कारण से वो ज्ञान की कमी महसूस करता है, ये सब पता चल जाता है। ऐसा प्रश्न पेपर में आना चाहिए। एक प्रश्न हम लोग पीछे छोड़ के आए थे जिसमें हम उलझे हुए थे। हाँ, ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बार फिर से हम लोग प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करो। क्या है ना, इसमें ही हम लोग उलझे हुए थे कि क्या है, क्या समस्या है। इसमें उलझे हुए तो एक बात हमें याद आ रही है। हाँ, वक्त आएगा तो संवारूंगा तेरी जुल्फें, वक्त आएगा तो संवारूंगा तेरी जुल्फें। अभी बिजी हूँ, अभी व्यस्त हूँ अपने टेट और सुपर टेट की तैयारी में। अभी बिजी हूँ, अभी व्यस्त हूँ अपने टेट और सुपर टेट की तैयारी में ना। अभी तो हम लोग उलझे हुए हैं टेट और सुपर टेट की तैयारी में, क्योंकि वैकेंसी बहुत करीब है और सभी बच्चे मेहनत के साथ लगे हुए हैं। इस बार कंपटीशन बहुत कठिन है। सभी लोग चाह रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, कोई चाह रहा हमें मिल जाए। वैकेंसी सीमित है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा नौकरी उसे ही मिलेगी ना। तो जो जहाँ पे हम इसमें उलझे हुए हैं वहाँ से निकल के थोड़ा सा सुलझ जाएं और तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैकेंसी आएगी ज़रूर और नौकरी मिलेगी भी ज़रूर। तो इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो आपका जो ये टैलेंट है वो बेकार ना जाए, इसलिए सभी लोग अच्छे से मेहनत कर लो और नौकरी पा जाओ, तभी ज़रूरी है। सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करो और जो मेहनत करेगा नौकरी उसको इस बार ज़रूर मिलेगी। वैकेंसी कम है इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस बार ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि नौकरी पाना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। तो सारे बच्चे ध्यान से मेहनत से पढ़ाई करें। हम हमेशा आपके साथ हैं। हमने बहुत सारी क्लासेस टेट की दे दी, लगभग 22-23 क्लासेस हमने टेट की हैं और 10-12 क्लासेस हमने प्रैक्टिस करा दी हैं। तो अगर आप 34-35 क्लास अभी हम दे चुके हैं, अभी हमारे पास 1 महीने का समय है, 15 क्लास और दे देंगे, 40-50 क्लास हो जाएंगी। अगर 50 क्लास आप पढ़ लेते हो तो हमें नहीं लगता कि आपका टेट का पेपर इससे बाहर जाएगा। अभी 500 क्वेश्चंस की एक नोट्स आने वाली है यूपी टेट स्पेशल की। वो जो नोट्स होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मान के चलते हैं कि 3 से 4 दिन में वो लॉन्च हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाई गई है और उम्मीद करेंगे कम से कम 20 से 22 क्वेश्चंस उस नोट्स से ही आएँ, मतलब डिजिट टू डिजिट मैच कर जाए। हमारा प्रयास ऐसा है कि डिजिट टू डिजिट मैच कर जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही वो नोट्स को तैयार किया है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, वो हमारे लिए लाभदायक होगी, ये हम 100% कह सकते हैं। तो जितने भी टेट और सुपर टेट के बच्चे हैं वो नोट्स जब लॉन्च होगी तो सभी लोग उसको लगा जरूर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा। वो ऑनलाइन में उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। उन 500 क्वेश्चन को मैं ऑनलाइन की क्लास में सॉल्व करा दूँगा। जितने भी बच्चे हैं वहाँ से ऑनलाइन से उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे और सीट के लिए ऑफलाइन बैच में बच्चों को प्रिंट मिल जाएगी और जो दूर के बच्चे हैं उनको तो PDF ही प्रोवाइड हो पाएगी, वो टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आई थी, हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे, कोई बात नहीं, इस बार सॉल्व करते हैं। देख, कभी भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करे, हम वो टीचर नहीं है ऑनलाइन के जो रट के आएँ और पढ़ा के चले जाएँ। हम कभी भी पढ़ के नहीं आते, रट के नहीं आते। जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान का अच्छा उपयोग करते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमें पढ़ाने उस क्वेश्चन को पढ़ के आने से कोई मतलब नहीं। हमें नोट्स मिल जाए हम पढ़ा लेंगे, ठीक है। हमें कुछ नया कलेक्शन चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। ये सब पुरानी चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों में कभी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक बार छोड़ के दोबारा ट्राई करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर सही होगा। आइए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर।
और परिमाप क्या होता है 3a। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। तो हमेशा जिसको 2 गुना करने के लिए कहेगा हम उसके अपोजिट में हमेशा 2 गुना करते हैं। जिसको वो 2 गुना करने के लिए कहेगा उसके अपोजिट में हमेशा 2 गुना करते हैं। उसने कहा क्षेत्रफल को 2 गुना करो तो आप परिमाप को 2 गुना करना, वो कहेगा परिमाप को 2 गुना करो तो आप क्षेत्रफल को 2 गुना करना, हमेशा अपोजिट में 2 गुना करते हैं। ठीक है, अब इस 4 का गुणा इधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, और इस √3 का गुणा इधर कर देना तो a² बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 और गुणे 3 गुणे a, यही तो है। इस a से इस a को काट देना ना, ये क्या बन जाएगा a बराबर 8/√3 और इस 3 को आप लिख सकते हो √3 गुणे √3 लिख सकते हो। तो 1 √3 से √3 कट जाएगा, हमारा a बराबर आ जाएगा 8√3। अब भुजा हमारी आ गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, √3/4 भुजा स्क्वायर मीन्स 8√3 गुणे 8√3 तो 4 दूनी 8। बात को समझते चलना सभी लोग। अब 8 दूनी 16, इस 16 को लिख लो गुणे इस √3 का √3 में गुणा करोगे 3 आएगा और ये √3 16 3 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। देखो एक बार कभी भी कोई प्रश्न गलत हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी कोई समस्या हो जाती है तो क्वेश्चंस थोड़ा सा समझने में तो इधर से उधर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने प्रश्न छोड़ दिया था, मैंने कहा था बाद में बता देते हैं। तो उसने कहा था एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, जहाँ पे संख्यात्मक लग के आ जाए तो आपको जो मान निकालना है वो संख्या में ही निकालना है। कभी भी इसके साथ कोई भी ABCD वैल्यू XYZ वैल्यू नहीं होनी चाहिए। संख्यात्मक मान मीन्स संख्या में होना चाहिए। उसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए। ठीक, तो उसने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिख दिया √3/4 भुजा स्क्वायर। उसने कहा परिमाप, उसको 2 गुना कर दिया, यहाँ से a निकाल दिया, a निकाला कितना 8√3, यहाँ पे लाके भुजा उसके क्षेत्रफल में पुट कर दिया, आंसर आ गया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।